मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 21 साल है। आज मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी के कड़वे सच बताने जा रही हूँ, जो मैं दबा के रखी थी। 2 साल पहले की बात है, जब मैं जॉब के सिलसिले में अपने गांव से शहर आ गई थी। अपने मम्मी पापा को यह विश्वास दिला के कि पैसे कमा के आपको भेजा करूँगी। हम 3 बहनें हैं और मैं उन सब में बड़ी हूँ। मेरी 2 छोटी बहनें अभी घर पर ही रह रही है। शहर में मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि मैं शहर से पैसे कमाऊंगी, इसी उम्मीद में चली आई थी। जब मैं ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रही थी, तब सामने ही किसी सीट पर एक लड़का बैठा था। उसने मुझसे कुछ पूछा। उसने कहा कि आप अकेली हैं? मैंने उस लड़के से कहा कि हाँ, मैं अकेली हूँ। उस लड़के ने कहा, आप कहीं जा रही हैं क्या? फिर मैंने उस लड़के से कहा, आपको दिखाई नहीं देता? अगर किसी को जाना रहता है तभी तो वो ट्रेन में बैठकर जाता है। अगर मैं ट्रेन में बैठी हूँ मतलब मैं कहीं जा रही हूँ। फिर उस लड़के ने कहा, आप बुरा मत मानिए, आप भड़क क्यों रही हैं? मैंने तो सिर्फ इसीलिए सवाल किया कि आप अकेली हैं और अकेली लड़कियों को यह दुनिया नोच खाने को दौड़ती है, बस इसीलिए मैं पूछ रहा था। फिर मैं थोड़ी शांत हुई और उस लड़के से पूछने लगी कि तुम बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम आर्यन बताया और उस लड़के ने बताया कि मैं शहर में ही रहता हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड की शादी में आया था और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। फिर उस लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं तो अपने बारे में बता दिया, तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो और किसके पास जा रही हो? मैंने लड़के से कहा कि मैं काम की तलाश में शहर जा रही हूँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैंने सुना है शहर में जो भी आता है उसके सपने पूरे हो जाते हैं, बस इसी चाह में मैं शहर जा रही हूँ। फिर उस लड़के ने कहा, तुम रहोगी कहाँ? मैंने उससे कहा, अभी मुझे भी नहीं पता है मैं कहाँ रहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, वह शहर में ही रहती है, दिल्ली में। मेरी उससे फ़ोन पर बात हो गई है और उसने ही मुझे आने के लिए कहा था, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, देखिए दिल्ली तो जा रही हैं, लेकिन ज़रा संभल के रहिए। फिर मैंने उस लड़के से कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? दिल्ली अच्छा शहर नहीं है क्या? फिर उस लड़के ने कहा, अच्छा क्यों नहीं है, जिसको अच्छा लगे दिल्ली अच्छा ही है और जिसके लिए बुरा है। फिर मैंने लड़के से कहा, देखिए घुमा फिरा के बातें ना करिए, आपको क्या लगता है मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं अपने माँ बाप के लिए पैसे भेज पाऊँगी कि नहीं भेज पाऊँगी? उस लड़के ने कहा, जॉब करोगी तो कितना पाओगी? मैंने कहा, जितने का भी मिल जाएगा उतना कर लूँगी। फिर उस लड़के ने कहा, देखो तुम कितना पढ़ी लिखी हो? मैंने उस लड़के से कहा, मैं सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी हूँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ पाती। फिर उस लड़के ने कहा, आपका दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगता है आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा, आपको मैं बहुत अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैंने उस लड़के से कहा, यह बताओ कौन सी अच्छी नौकरी है? फिर उस लड़के ने कहा, देखो तुम बुरा मत मानना। फिर मैंने कहा, नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, बताओ तो सही। उस लड़के ने कहा, तुम चलो मेरे साथ। मैं भी दिल्ली की तरफ ही जा रहा था। मैं दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर रहता हूँ, वहीं पर मेरा बंगला है। फिर ट्रेन में सफ़र करते करते मैं बहुत थक गई थी और मैं एक छोटा सा मोबाइल लेकर रखी थी। जब उस लड़के ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, तब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। बातों से तो वो लड़का मुझे बहुत शरीफ ही लग रहा था। उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा वैसा लड़का है निकलेगा। मुझे इंसान पहचानना करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। उसके बर्ताव बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा कि यह खबर अपने माता पिता को बता देती हूँ। जो मोबाइल निकाल कर मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था, जिससे माता पिता से मेरी बात ही नहीं हो पाई थी। पहले अपने माता पिता को बता दिया था कि ट्रेन में सफ़र करते वक्त मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता, तो परेशान ना हो, मैं जैसे ही दिल्ली पहुंच जाऊंगी मैं तुरंत आपको फ़ोन लगाऊंगी। लेकिन आर्यन ने मुझे एक नया ही ऑफ़र दे दिया, जिसकी खबर
मेरे माँ बाप को देना बहुत ज़रूरी था। उस आर्यन ने कहा कि जल्दी बताओ, क्या फ़ैसला ली हो? अपने फ्रेंड के घर पर जा रही हो या मेरे साथ चल रही हो? देखो, अगर मेरे साथ तुम आई तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपने दोस्त के इधर जाकर 5,000 रुपये कमाने हैं या मेरे साथ चलकर लाखों रुपए कमाने हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। स्टेशन आने ही वाला था, मुझे जल्द से जल्द फ़ैसला लेना था। एक तरफ मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ती कि कब नेटवर्क आ जाए, कब अपने माता पिता की सलाह ले लूं, और दूसरी तरफ उस लड़के पर नज़र पड़ती जो मुझे बार बार फ़ैसला लेने के लिए कह रहा था। स्टेशन आने में बस 2-3 मिनट बाकी ही होंगे, तब तक मैंने फ़ैसला ले लिया था और मैंने आर्यन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर आर्यन के चेहरे पर बहुत खुशी मुझे दिखाई दी थी। वैसे तो इंसान की पहचान बहुत अच्छी तरीके से कर लेती थी, लेकिन आर्यन एक अनजान लड़का था। फिर भी मैंने उस पर भरोसा कर लिया था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में मुझसे इस तरीके से बात की थी कि मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था। सफ़र के 2 घंटे के अंदर ही मैंने उस पर पूरी तरीके से भरोसा करके उसके साथ स्टेशन पर मैं उतर गई थी। स्टेशन से उतरने के बाद उसके बाद मैं जाने लगी। रास्ते पे वह मुझसे कह रहा था, अब तुम मेरे साथ आ गई हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा कमाता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब तुम खुश हो जाओ। स्टेशन पर आने के बाद मैं अपने बैग से मोबाइल फिर से निकाली और फिर से अपने माँ बाप को खबर करने के लिए नंबर मिला रही थी, तो आर्यन ने मोबाइल मेरे हाथों से छीन लिया और मुझसे कहने लगा, क्या कर रही हो? फिर मैंने कहा कि अपने माता पिता को खबर कर दूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तब आर्यन मुझसे कहने लगा, ये क्या कह रही हो? तुमको क्या लगता है तुम अच्छा काम कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम कहीं और आ गई हो तो वो तुम्हें डांटेंगे और फ़ौरन अपने पास बुला लेंगे, तुम्हें कभी भी यह काम करने नहीं देंगे। आर्यन ने कहा, देखो, 1 महीना पहले काम करो और उसके बाद पैसे भेज दो। पैसा देख कर ना तुम्हारे माता पिता तुमको नहीं डांटेंगे, उसके बाद तुम बता देना कि तुम क्या कर रही हो। फिर मैंने आर्यन से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ? भला ऐसा क्या करने वाली हूँ मैं? देखो, मैं कोई ऐसा वैसा गलत काम करने वाली नहीं हूँ। फिर आर्यन कहने लगा, अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो तुमको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। चलो चलते हैं। फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतर आए थे ऑटो स्टैंड तक। फिर उसने कहा कि तुम बहुत थक गई हो, चलो शरबत पी लेते हैं। हम वहीं पर ठेले वाले से शरबत लिए और उसके बाद पिए। उसके बाद हम ऑटो में बैठकर उसके साथ चली गई। आर्यन ऑटो में मेरे से बात करते ही जा रहा था। वह अपने इधर की बहुत बहुत बड़ाइयाँ कर रहा था, बहुत ऐसी वैसी बातें कर रहा था जिस पर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं भरोसा करने का प्रयास कर रही थी। फिर मैंने आर्यन से कहा, देखो, मैं यह बात अपने माता पिता को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं एक बार फ़ोन तो कर दूं कि मैं पहुंच गई हूं, उनको मेरी चिंता हो जाएगी। फिर आर्यन ने कहा, ठीक है, फ़ोन लगाकर बता दो। फिर मैंने अपने माता पिता को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर उनको बता दिया कि मैं पहुंच गई हूं दिल्ली अपनी फ्रेंड के पास सही सलामत, आप मेरी चिंता ना करिए। कुछ देर मैंने मम्मी पापा से बात की और उसके बाद फ़ोन रख दी। फ़ोन रखने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से करवट लेगी कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं देगी। ऑटो वाला एक बड़े बंगले के पास रुका और फिर हम वहीं पर उतर गए। आर्यन मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वह बंगला बहुत ही बड़ा था। फिर उसने मुझे सोफ़े पर बैठने के लिए कहा और बोला कि तुम यहीं पर बैठो, मैं यहाँ के मालिक से तुम्हारे लिए बात कर कर आता हूँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं वहीं पर बैठी थी। तब एक लगभग 40-45 साल का आदमी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और उसने आर्यन से कहा, क्या यह वही लड़की है जो तुमने बताया था? फिर आर्यन ने कहा, हाँ। फिर उस आदमी ने कहा कि इसकी नौकरी पक्की, इसके रहने का इंतजाम भी हम यहीं कर देते हैं, इसका घर बार तो यहाँ पर होगा नहीं। आर्यन ने मुझे बताया था
कि वह भी यहाँ पर नौकरी करता है, लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे काम क्या करना था, मुझे अभी तक नहीं पता था। उस बंगले के गेस्ट हाउस में मुझे रखा गया। मैं वहाँ पर अपना सामान लेकर चली गई थी। फिर आर्यन और वो आदमी दोनों आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता। फिर कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने चप्पल तो बाहर निकाला ही नहीं, मैं अंदर ही पहन कर आ गई। इसीलिए मैं बाहर निकालने के लिए कमरे से बाहर निकली। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, वैसे ही मेरी नज़र आर्यन के हाथों में पड़ी, जो बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ लिए था और उस आदमी से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था वह नोटों की गड्डियाँ उस आदमी ने ही दी है। लेकिन जब मैं बाहर जाने लगी तो उन दोनों को देखकर मुझे चौंक गए। आर्यन ने अपना हाथ पीछे कर लिया और लड़खड़ाती आवाज़ में कहने लगा, तुम किधर जा रही हो? मैंने कहा कि मैं अपना चप्पल बाहर निकालने जा रही हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगे और बोलने लगे, इतने बड़े बंगले में काम करने के लिए आई हो और चप्पल बाहर निकालने जा रही हो? इतने बड़े बंगले के लोग चप्पल बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि पहने रहते हैं पैरों में। जो अपने कमरे में फिर मैं चली गई। कमरे में जाने के बाद 5 मिनट ही हुए थे, तब तक आर्यन मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे कुछ बातें करने लगा और मुझसे कहने लगा, देखो तुम यहाँ पर काम अच्छे से करोगी ना, तब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कोई भी काम करने से मना मत करना। फिर मैंने आर्यन से कहा, तुम भी तो इधर ही हो। आर्यन ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मैंने आर्यन से कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम यहीं पर नौकरी करते हो। फिर आर्यन मुझसे कहने लगा, देखो मैं नौकरी करता था, लेकिन इस मालिक ने मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर कर दिया है, इसीलिए मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बाकी तुमको जो भी ज़रूरत हो तुम मेरा नंबर लेकर रखो और मुझे फ़ोन लगाकर बता देना। जैसा भी हो, मुझे भी नहीं पता कि मालिक तुमसे कौन सा काम करवाने वाले हैं। ज़रूर यहाँ का कोई झाड़ू पोछा यही काम होगा। आखिर तुम 10वीं तक ही तो पढ़ी हो। 10वीं तक पढ़ने वाले लोगों को यह सब काम ही मिलते हैं। खुशी खुशी कर लेना। यहाँ पर तुमको कौन देखता है कि तुम क्या कर रही हो? तुमको तो सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए जो तुम अपने घर पर भेजोगी। इतना बोलकर आर्यन चला गया। यहाँ पर मेरा काम नौकरानी का है, मैं शहर में आकर नौकरानी का काम करूँगी। फिर सोची, 10वीं तक ही तो पढ़ी हूँ, मैं 10वीं तक पढ़े लोगों को यही काम मिलता है शहर में। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। जब 1 महीना का पगार भेजूंगी ना, उन्हें बहुत खुशी हो जाएगी। यह सब सोच के मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने सोचा, चलो किचन में चलते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई कर देते हैं। किचन में आकर मैंने देखा बेसिन में गंदे बर्तन पड़े थे, उसको मैं साफ़ करने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ किसी ने पीछे से मेरे कमर पर हाथ रखकर मुझे खींच लिया और मैं एकदम से चौंक गई। जब पीछे मुड़कर मैंने देखा, उस बंगले का मालिक था। फिर मैंने अपने आप को किसी तरह छुड़ाया और उनसे कहने लगी कि यह क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता मैं बर्तन धो रही हूँ? दूर रहिए मेरे से, मुझे यह सब पसंद नहीं है। तब वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम यहाँ पर काम करने के लिए ही आई हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं काम करने के लिए ही आई हूँ, लेकिन वही तो कर रही हो। फिर वो मालिक कहने लगा, तुम्हारा काम बर्तन धोना है? मैंने तुम्हें बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना रखा है। तुम बर्तन धोने पोछा करने के लिए लाखों रुपए लेने आई हो। फिर मैंने अपने हाथों से बर्तन रख दिए और उनसे कहा कि फिर किस काम के लिए आई हूँ। तब उस मालिक ने कहा, तुमको यहाँ पर रखेल बनाकर लाया हूँ। तुमको यह बात पता नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, बाकी सबकी नज़रों में तुम यहाँ की नौकरानी ही हो, लेकिन रात को मेरे साथ तुम्हें बिस्तर पर होना होगा। फिर से उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। फिर मैंने उससे मालिक से कहा, मैं यह सब करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर उसने कहा, किधर जाओगी? तुमको दिखाई नहीं दिया? आर्यन ने तुम्हें यहाँ पर बेच कर गया है। 70 लाख रुपए में ख़रीदा है मैंने, और तुम ऐसे ही चली जाओगी? मेरे 70 लाख रुपए बर्बाद करके तुम्हें जाना है तो 70 लाख रुपए मुझे दे दो और फिर चली जाओ। फिर मैंने उससे कहा, 70 लाख? फिर मैंने मालिक से कहा,
कि वो कौन होता है मुझे बेचने वाला। मैं उसकी कुछ नहीं लगती। उसने मुझे काम दिलाने के बहाने इधर लेकर आया था। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर मुझे बेचने के लिए आया है। फिर उस मालिक ने कहा, मुझे नहीं पता, यह सब तुमको यहाँ पर रहना भी है और मैं जो चाहूँगा वो तुम्हारे साथ करूँगा और तुम नखरे नहीं दिखाओगी। गेट के बाहर उस मालिक ने वॉचमैन लगा के रखा था जिससे मैं बाहर ना जा सकती थी। गेट पर ताला भी लगा के रखा था। फिर जैसे ही वक्त गुजरा, शाम हुई, रात हुई, तब वह मेरे कमरे में आ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डरी सहमी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाया था और उसने रात भर मेरे साथ, सुबह जब हुई तब मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी। मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उस मालिक ने वह किया था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने किसी भी तरह अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश की। मैंने देखा वह मालिक सो रहा है। मैंने अपने बैग से मोबाइल निकाली और तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगा दी, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अनजान शहर में मैं किसे फ़ोन लगाऊं। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी फ्रेंड यहीं पर दिल्ली में ही रहती है। फिर मैंने जल्दी से उसका नंबर ढूंढा मोबाइल में और उसको फ़ोन लगा दी और उसको सब बता दी जो मेरे साथ हुआ। फिर उसने मेरे से वहाँ का एड्रेस मांगा। आते समय मैंने गेट पर लिखा हुआ एड्रेस याद कर लिया था और मैं वही एड्रेस अपनी फ्रेंड को सेंड कर दी। फिर उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई थी। मुझे पता था कि मैं इस नर्क से निकल जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मालिक जगा तो फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन इससे पहले इस बार वो मेरे साथ कुछ कर पाता तब तक हमारे घर में पुलिस की दस्तक हो गई और वह हमारे कमरे तक भी पहुंच गई। और जब पुलिस ऑफिसर ने देखा कि वहाँ का मालिक मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तब उन्होंने उस सीन को एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया सबूत के तौर पर, ताकि वह मालिक अपने बयान से मुकरे ना। फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसकी पिटाई हुई तब उसने आर्यन का नाम उगल दिया। फिर आर्यन को भी पकड़ लिया गया और उन दोनों को बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी गई। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलासा दिया और वह मुझे अपने साथ ले गई। मैं बहुत रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब हो जाएगा। जब मैं अपनी फ्रेंड के घर पर पहुंची सही सलामत, तब मेरे घर से फ़ोन आया था और मेरी मम्मी कह रही थी, तुमने फ़ोन लगाया था, सब ठीक तो है। मैंने अपने मम्मी से कह दिया था कि मम्मी सब ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं अब काम करने लगी हूँ, अब हमारे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया था क्योंकि मुझसे और ज़्यादा बात नहीं किया जा रहा था। उस मुश्किल दौर में मेरी फ्रेंड ने मेरी सहायता की थी। उसने मुझे समझा था अगर मेरी फ्रेंड का नंबर मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं इस नर्क से कभी ना निकल पाती। मुझे खुशी है कि मेरी फ्रेंड ऐसी मिली जिससे मेरी तकलीफ़ ने मेरा साथ दिया। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ट्रेन में सफ़र करने के दौरान कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। खासकर उस बात पर भरोसा ना करें जब कोई कहे कि चलो तुम्हें मैं नौकरी दिलाता हूँ और नौकरी दिलाने के बहाने वह हमें कहीं बेच देते हैं, नहीं तो गलत कामों में ढकेल देते हैं, नहीं तो हमारे साथ गलत करते हैं। तो ऐसा धोखाधड़ी इंसान से हमेशा सतर्क रहिए, अपनी हिफाजत करिए, किसी की भी बात मत मानिए, बस किसी पर जल्दी भरोसा मत करिए। और अगर आपका फ़ैसला कभी बदल भी जाए ट्रेन में जाने के दौरान, तो उसकी खबर जल्द से जल्द अपने माता पिता को दे दें या फिर अपने किसी खास दोस्त को दे दें, ताकि उसको आपकी खबर रहे कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो और किसके साथ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। भले ही कोई कितना भी क्यों ना कहे, किंतु तुम बाद में बता देना क्यों बता रही हो, इस बात पर भरोसा मत करना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।